Today we are going to be discussing and diving deep into the new fund offers. एनएफओस में निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब निवेश करना चाहिए, कौन से एनएफओ में निवेश करना चाहिए, निवेश करते समय क्या क्या चीजों का, भैया एनएफओ में निवेश करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम आपके साथ कवर करेंगे एंड गिव यू इनसाइट्स एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सो दैट यू आर गोइंग टू बी मेकिंग मच मोर सेंस एंड आप अपने कस्टमर के लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। इसके बारे में आज हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है एनएफओ है क्या। एनी म्यूचुअल फंड कंपनी कम विथ सम यूनिक आइडिया इन द मार्केट। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कोई लगता है भाई ये एक अच्छा थीम है, ये एक अच्छा सेक्टर है, ये एक अच्छा स्पेस है जहां पे हम अपने कस्टमर्स को कोई नया इन्वेस्टमेंट का आइडिया दे सकते हैं। उसको लेके जब एक कंपनी मार्केट में पैसा कलेक्ट करने के लिए आती है तो उसको हम एनएफओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू फंड ऑफर। न्यू है ना, कंपनी कह रही है भाई ये नया फंड है हमारे पास जिसमें आपको निवेश करना चाहिए। Now, as you know, SEBI has categorized all the schemes under certain categories. तो जैसे हमने आपको एमएफडी चैलेंज सेशंस में भी समझाया है, अगर आप देखें तो हमने बताया कि भाई लार्ज कैप फंड्स क्या हो सकते हैं। तो सारे म्यूचुअल फंड कंपनी के लार्ज कैप फंड्स में वो कहाँ निवेश कर सकते हैं ये उन्होंने प्री डिफाइन कर दिया है। मिड कैप फंड्स कहाँ निवेश कर सकते हैं ये उन्होंने डिफाइन कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया है? सो दैट एप्पल कैन बी कंपेयर टू एन एप्पल। पहले क्या होता था, कोई लार्ज कैप फंड मिड कैप में भी निवेश करता था, कोई मिड कैप फंड लार्ज कैप में भी निवेश करता था। तो एक क्लियर कट कस्टमर को आइडिया नहीं मिलता भाई ये फंड का यूएसपी क्या है, ये कहाँ निवेश कर रहा है। लेकिन सेबी के डेफिनेशन के आने के बाद जहां पे उन्होंने बोला कि भाई लार्ज कैप फंड में, लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा निवेश करना है, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, सबकी डेफिनेशन उन्होंने दे दी। तो हर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जो भी लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप है, उनको काफी हद तक उनके इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्स जो है वो डिफाइन कर दिया है। तो आप अगर एक फ्लेक्सी कैप फंड कह रहे हैं किसी फंड को, तो वो फंड कहां कहां कितने परसेंटेज में मिनिमम या मैक्सिमम निवेश कर सकता है वो उन्होंने डिफाइन कर दिया। तो एक स्ट्रीमलाइन हो गया। तो जब स्ट्रीमलाइन होने के बाद दोस्तों, जब कंपनियों के पास, सबके पास एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बन गए, आप देखेंगे हर कंपनी के पास एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मल्टी कैप फंड है। तो हर कंपनी ने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आए हैं। इसके अलावा अगर किसी कंपनी के पास कोई नया थीम आता है जो उनको लगता है कि भाई इस पे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न्स बन सकता है, तो वो उस थीम को लेके सेबी के पास जाते हैं और वहां पे अप्रूवल लेके वो मार्केट में पैसा लेने के लिए या उसमें निवेश करने के लिए कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं। तो आपने अभी अगर लास्ट 1-2 साल में देखा हो तो काफी मैन्युफैक्चरिंग का रिलेटेड फंड्स आए, आईटी रिलेटेड फंड्स आए, आप देखेंगे फार्मा रिलेटेड फंड्स हैं, इंफ्रा रिलेटेड फंड्स हैं। तो जो भी थीम, जो फंड हाउसेस को लगता है कि भाई ये आने वाले समय में काम कर सकता है या आने वाले समय में इसका पोटेंशियल ज्यादा है, वहां पे आप देखेंगे कि काफी नए कैटेगरी के फंड्स आते हैं। तो एनएफओ का अगर आप ब्रॉडर डेफिनेशन समझना चाहें तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, जो नए थीम, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज को लगता है कि ये फंड कस्टमर के पोर्टफोलियो में एक एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन ला सकता है या एक नया रिटर्न का एवेन्यू हो सकता है, उसको जब मार्केट में लेके आते हैं तो उसको हम एनएफओ बोलते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन हमको एड्रेस करना है दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से एनएफओ मार्केट में हैं। इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है दोस्तों वो ये है कि आप म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पे सर्च करेंगे कि भाई कौन कौन सी स्कीम्स आ रही हैं। उससे आसान तरीका है कि आप एमफी के वेबसाइट पे जाएं और वहां पे सर्च करें कि भाई कौन कौन सा न्यू स्कीम्स आ रहा है। तो सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, आप जाएंगे एमफी इंडिया, या आप ऐसे कीजिए और आसान मैं बता रहा हूं, एमफी एनएफओ करके गूगल में सर्च कीजिए। जो पहला लिंक आपको आ रहा है दोस्तों, आप इसको क्लिक करेंगे और यहां पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एनएफओस अभी रनिंग है या आने वाले हैं, उन सारे एनएफओस का आपको यहां पे डिटेल मिलेगा।
जैसे यहाँ पे देखिए एक्सिस क्रिसिल IBX ट्रिपल ए रेटेड NBFC इंडेक्स जून 2027 फंड। यहाँ पे ये NFO कब खुल रहा है? 13 सितंबर को खुल रहा है। कब बंद हो रहा है? 23 सितंबर को बंद हो रहा है। कितना निवेश है, क्या बेंचमार्क है, कहाँ निवेश करने वाले हैं, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हर म्यूचुअल फंड कंपनी का जो भी NFO आने वाला है या आ चुका है, जो बंद नहीं हुआ है, उन सब की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आप जो है अपने हिसाब से इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कौन सा NFO प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे बंधन का है बिजनेस साइकिल फंड, ये 10 सितंबर को शुरू हुआ है, 24 सितंबर को बंद होने वाला है। तो यहाँ पे आपको सारे NFOs की डिटेल मिल जाएंगी और आप जो है बिफोर हैंड तैयारी कर सकते हैं कि मुझे ये NFO प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप जो भी NFOs मार्केट में आ रहे हैं, जो भी नए फंड्स मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं, उनका आपको लॉन्च होने से पहले ही सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सपोज कोई थीम आपको पसंद आई कि भाई सपोज यहाँ पे बंधन का कंजम्पशन फंड है, आपको लगा भाई ये फंड के बारे में मुझे और जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप बंधन म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाइए, वहां उनकी प्रेजेंटेशन होगी, वहां पे उनके प्रोडक्ट डिटेल्स होंगे और वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ बंधन म्यूचुअल फंड, तो जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, लेट मी सी, इनका वेबसाइट है, ये देखिए बंधन म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए उन्होंने बड़ा बड़ा शुरू में ही लगा दिया है, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि यहाँ ये जो फंड है इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको दे रहे हैं। वाई टू चूज बंधन बिजनेस साइकिल फंड, कौन मैनेज करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि भाई इस फंड का USP क्या है और क्या ये आपके लिए या आपके कस्टमर्स के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू हो सकता है। ठीक है, तो यहां से आप सारे अपनी जो है रिसर्च कर सकते हैं, फंड के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था दोस्तों, हमको पहले ये डिफाइन कर लेना है कि आप जब एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इतने सारी स्कीम्स हैं, तो हमको कोई नई स्कीम को क्यों प्रमोट करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, सबसे सिंपल आंसर ये है कि अगर आप, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बंधन ने बिजनेस साइकिल फंड को लॉन्च किया है। अभी आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज के बिजनेस साइकिल फंड्स हैं। तो क्या आपको बंधन का बिजनेस साइकिल फंड प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड कर सकते हैं। मेरा आपको सजेशन है कि जो भी फंड्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग हैं, अगर आप उन फंड्स के NFO को प्रमोट करेंगे तो उसमें ज्यादा लॉजिकल सेंस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जो फंड्स ऑलरेडी मार्केट में हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ऑलरेडी मार्केट के साइकिल्स को देख रहे हैं और अकॉर्डिंगली वो उसको मैनेज कर रहे हैं। आपको पता है भाई फंड अच्छा मैनेज हो रहा है, नहीं हो रहा है, फंड का पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अगर आप एक नए फंड में निवेश कर रहे हैं तो फंड मैनेजर वहां से पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करता है। वो कैसे उसको मैनेज करेगा, कितना वो उस फंड में कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। तो मेरा आपको एक सिंपल सजेशन होगा, अगर एग्जिस्टिंग थीम पे कोई फंड मार्केट में आ रहा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप उन फंड्स को दें जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू अ न्यू फंड विच इज गोइंग टू बी लॉन्च इन द मार्केट, ताकि आपको जो है दोस्तों एक ट्रैक रिकॉर्ड मिले और एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि फंड जो है डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता है। जो दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जब भी आप कोई नया NFO चूज कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है वो ये है कि आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पोर्टफोलियो को क्या वो डाइवर्सिफाई कर पा रहा है। क्या आप कस्टमर को एक ऐसा फंड दे रहे हैं जहां पे आपके कस्टमर के पोर्टफोलियो में जहां पे निवेश हुआ है उसके अलावा दूसरे सेक्टर्स, दूसरे कंपनी में निवेश हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे NFOs जो लॉन्च हुए हैं, आप यहाँ पे अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या इसमें से कोई ऐसा थीम है, कोई ऐसा फंड है
जो मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मीनिंगफुली डाइवर्सिफाई कर सकता है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो बहुत सारे फंड्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग है। जो एक एक्साइटिंग फंड मुझे यहां दिख रहा है वो है HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फंड। इस थीम का फंड आपको मार्केट में जनरली नहीं मिलेगा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को टारगेट कर रहा हो। तो ये आपके फंड को एक नया, या ये आपके कस्टमर के पोर्टफोलियो को एक नया डायमेंशन दे सकता है। कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं होगा, दैट इज way beyond our understanding. But if you really want to promote something which is going to be really meaningfully diversifying your client portfolio, my suggestion would be कि आपको वो फंड्स देखने चाहिए जिनका थीम जो है वो एग्जिस्टिंग मार्केट में अवेलेबल ना हो, है ना, ताकि आपके कस्टमर के पोर्टफोलियो को एक मीनिंगफुल जो है डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए। तो मेरा आपको सजेशन होगा आप हर हफ्ते इस एमपी के वेबसाइट पे आए, देखिए क्या नया थीम, क्या नया सेक्टर को लेके फंड्स लॉन्च हो रहे हैं, ताकि आप प्रमोट कर सके। तो ये आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग देगा दोस्तों कि अगर आपके पास ऑलरेडी इतने सारे फंड्स अवेलेबल हैं तो क्या आपको जो है एक नया फंड प्रमोट करने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या एनएफओ आपके लिए या आपके कस्टमर के लिए एक रियली एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स दिए। एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको अगर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो एनएफओ आपके लिए मायने रखता है, या ये आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये आपको समझना जरूरी है। नाउ देखिए दोस्तों, क्योंकि एनएफओ में नाम ही है न्यू, तो हम सभी को हर चीज जो नई है वो पसंद आती है, यस और नो। सो एनएफओस में जो है ना दोस्तों, काफी एक्साइटमेंट बढ़ता है कि भाई नई चीज आ रही है, और आपका क्लाइंट भी सुनने के लिए रेडी होता है कि भाई कुछ नया चीज हमारा एडवाइजर हमें बता रहा है। तो अगर एनएफओ से अगर आपके क्लाइंट को इमोशनल चार्ज मिलता है, वो आपको सुनने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो निवेश करने के लिए एक्साइटेड होता है, सो व्हाई नॉट, प्रोवाइडेड आप कुछ उसको यूनिक ऑफर कर रहे हैं। तो जैसे हमने आपको बताया, अगर आप अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो को रियली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो जरूर आपको एनएफओस को देखना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पे आपको एनएफओ के बारे में समझना है दोस्तों, ये कि मोस्ट ऑफ द एनएफओस में आपको जो है एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन का ऑप्शन मिलता है। मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम्स को जब आप प्रमोट करते हैं तो वहां पे आपको एक रेगुलर कमीशन रेट्स मिलते हैं। क्योंकि एनएफओ के एयूएम्स कम होते हैं, वो नए लॉन्च हो रहे हैं, वहां पे आपको जो कमीशन रेट मिलता है एग्जिस्टिंग फंड से रिलेटिवली बेटर मिलता है। तो यहां पे आपका जो रेवेन्यू रियलाइजेशन है वो भी बेटर होता है। तो एक तो एक्साइटमेंट होती है, दूसरा आपको रेवेन्यू भी ज्यादा मिलता है, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो दोस्तों जो आपको समझना है कि मोस्ट ऑफ द एनएफओस का एक डेडलाइन होता है, उनकी क्लोजिंग डेट होती है। जैसे हमने आपको दिखाया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट डिफाइन है। तो ये क्या है, एक क्लाइंट के दिमाग में स्केर्सिटी पैदा करता है कि भाई ये 25 तारीख के बाद बंद हो जाएगा, फिर मुझे नहीं मिलेगा निवेश करने के लिए। सो यहां पे एक एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है, एक स्केर्सिटी पैदा हो जाती है कि भाई छोटे टाइम के लिए अवेलेबल है, और इसकी वजह से भी आपका कस्टमर जो है डिसीजन लेके जल्दी से निवेश करने का प्रयास करता है। सो मेरा आपको सजेशन होगा कि आप जो है, अगर आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं, तो आप इन तीन चीजों का जरूर ध्यान रखें, विच इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन गेटिंग मोर सेल्स। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना। अगर एनएफओ आपको हेल्प कर रहा है आपकी सेल्स को ग्रो करने में, नए क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ने में, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट सो दैट यू आर गोइंग टू हैव अ बेटर रेवेन्यू रियलाइजेशन, बेटर बिजनेस ग्रोथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं ये पूछ रही थी, एनएफओ में अपना कोई हिस्ट्री नहीं होता है, मतलब उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कैसे हम उसको मतलब एकदम विश्वास के साथ हम उसको प्रमोट कर सकते हैं या कॉन्फिडेंटली उनको सेल कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देखिए, एनएफओ प्रमोट करने का जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि आप अपने कस्टमर को कुछ नया दे रहे हो जो उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी नहीं है ना। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू डाइवर्सिफाई। जो दूसरा क्वेश्चन आपका है भाई कि फंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट।
अगर फंड का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, जो एएमसी प्रमोट कर रही है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो जिस कंपनी ने वो एनएफओ लॉन्च किया है उनके फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये आपको देखना बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि भाई कंपनी सॉलिड है या नहीं है। जो दूसरी चीज आपको देखनी चाहिए दोस्तों वो है वो फंड मैनेजर जो फंड को मैनेज करने वाला है, वो जो भी फंड्स मैनेज कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है ये भी आपको ट्रैक करना चाहिए और अपने कस्टमर को भी हाईलाइट करना चाहिए। अगर ये दोनों चीजों में आपका टिक है, मतलब आप ये दोनों चीजों से सेटिस्फाई हैं, तो आप एनएफओ को जरूर प्रमोट कर सकते हैं। एएमसी एज वेल एज फंड मैनेजर, फंड मैनेजर जो भी फंड्स अभी तक मैनेज कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप इस फंड में भी एक इन्फॉर्म्ड गेस ले सकते हैं कि भाई इस फंड में भी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। दूसरा, एएमसी का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जो फंड मैनेजर है ही इज पार्ट ऑफ दैट म्यूचुअल फंड कंपनी, है ना। फंड मैनेजर अकेले तो निवेश नहीं करता, उनकी टीम है। तो अगर एक फंड हाउस अच्छा है तो अनुमान ऐसा लगा सकते हैं कि स्कीम में भी अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। तो इन दोनों चीजों में अगर प्लस पॉइंट है तो दोस्तों आप एनएफओ में निवेश करने का इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। सो एक बार जब आपको ये समझ में आ गया तो दूसरा बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि भाई एनएफओ में मुझे 10 रुपए की एनएवी पे निवेश करने को मिलता है, वेयर इज एग्जिस्टिंग फंड लेट्स से ग्रोथ ग्रोथ फंड का एनएवी क्या है अगर आप देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी रनिंग इनटू थाउजेंड्स, है ना। लेट मी शो यू। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एनएवी नीचे दिख रही है आपको, ये देखिए यहाँ पे देखिए ग्रोथ की एनएवी कितनी है, 4113 रुपीज। तो बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि ग्रोथ जब 4000 की एनएवी हो गई है तो क्या उसमें ग्रोथ मिलेगी। 10 रुपए के एनएवी में ज्यादा ग्रोथ मिलेगी और 4000 के एनएवी में कम ग्रोथ मिलेगी, ऐसा आप आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, यस और नो। किसी भी फंड में निवेश करते हैं दोस्तों, सपोज आप आज आपने किसी फंड में निवेश किया फॉर एग्जाम्पल, तो आप जब निवेश करते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप जो है कस्टमर को पैसा दे आप म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दे रहे हैं, है ना। तो जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं, लेट्स अज्यूम आज आप एक एनएफओ में पैसा लगा रहे हैं जिसका एनएवी है 10 रुपये, और आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में पैसा लगा रहे हैं जिसका एनएवी है 4400 कुछ रुपए, 4400 ले लेते हैं। नाउ आपने यहां पे 10 रुपए में 1 लाख रुपए का निवेश किया, ठीक है। तो आपको कितने यूनिट्स आ गए, 10,000 यूनिट्स आ गए, यस और नो। आज्यूम आपने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में भी 1 लाख रुपए का निवेश किया, ठीक है। तो आपको कितने यूनिट्स आएंगे दोस्तों, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। 22 यूनिट्स। 22 एग्जैक्ट तो नहीं आएंगे, 22.72। 22.72 यूनिट्स आ गए। अभी देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपको बार बार बताया जो यूनिट्स होते हैं वो हमेशा आपके लिए कांस्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी ये है दोस्तों, जब आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी को 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो वो इस 1 लाख का क्या करेगा, वो इस 1 लाख को मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, यस और नो। द फंड मैनेजर इज गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मनी इन द स्टॉक मार्केट बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन एन इक्विटी फंड। दोनों को आपने आज ही निवेश किया, लेट्स अज्यूम 17/9 को आपने निवेश किया। जब आप ये पैसा फंड मैनेजर को देते हैं तो आपका पैसा उसको आज मिल रहा है, वो आज निवेश करेगा। तो आज जब वो मार्केट में निवेश करेगा तो आज जो रिलायंस का स्टॉक प्राइस है उसी पे वो खरीदेगा। ऐसा तो है नहीं कि जब 10 रुपए की एनएवी है तो वो स्टॉक प्राइस उसका कम हो जाएगा, हो सकता है क्या। कहने का मतलब है दोस्तों, जब भी आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा उस दिन जो स्टॉक का प्राइस है उसके पोर्टफोलियो में उस प्राइस पे आपका फंड मैनेजर खरीद रहा है, उसका एनएवी से कोई लेना देना ही नहीं है।
उसका तो आपसे लेना देना है, आपको यूनिट्स कम या ज्यादा मिल रही हैं। अगर रिलायंस का स्टॉक कल बढ़ेगा तो आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू भी बढ़ेगी, उतने ही परसेंटेज से बढ़ेगी जितने परसेंटेज से रिलायंस का स्टॉक बढ़ेगा। आपके पास 10,000 यूनिट्स हो या आपके पास 22 यूनिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका 1 लाख का मूवमेंट होगा, ना कि यूनिट्स के मूवमेंट होंगे, क्योंकि यूनिट तो कांस्टेंट है। तो आपको यह समझना है दोस्तों कि जब भी आप निवेश करते हैं, योर फंड मैनेजर इज गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन दैट डे और आफ्टर दैट डे, डिपेंडिंग अपॉन हिज विजडम एंड मार्केट कंडीशन। तो वो जब कोई भी स्टॉक खरीद रहा है तो उस दिन के मार्केट प्राइस से खरीद रहा है। तो स्टॉक प्राइस जब मूव होगा तो आपका जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो भी मूव होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 रुपए का, अगर इस 10 रुपए का एनएवी 11 रुपए होगा तो ये निप्पॉन इंडिया का 4,400 का एनएवी कितना हो जाएगा दोस्तों? ये भी 4,400 में 440 रुपए बढ़ेगा, ये भी 10% बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो निवेश हो रहा है वो स्टॉक्स में हो रहा है, ना कि एनएवी में हो रहा है। एनएवी इज द constant. बाई प्रोडक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक प्राइस। एनएवी क्या है? एनएवी स्टॉक प्राइस के मूवमेंट का सम टोटल है। यस और नो? तो जो भी एनएवी का मूवमेंट है वो तो स्टॉक प्राइस का मूवमेंट है। तो आपको यह समझना है कि एनएवी का रिटर्न से कोई लेना देना नहीं। आप 10,000 के एनएवी में के फंड में निवेश कीजिए या 10 रुपए के, इससे निवेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं जल्दी से रिवाइज करता हूं क्या हमने पूरा डिस्कस किया दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया दोस्तों? एनएफओ होता क्या है। फिर मैंने बताया कि एनएफओ, कौन से एनएफओ में निवेश करना चाहिए, उसके बारे में क्या क्या चीजों का जानकारी रखना चाहिए। आपको एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एनएफओ बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, और अगर बेचना है तो कौन से फंड्स बेचने चाहिए, और कहां पे आप एनएफओ की डिटेल्स देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये भी डिस्कस किया कि 10 रुपए के एनएवी और 100 रुपए के एनएवी में क्या डिफरेंस है। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको जो है काफी क्लियरिटी मिलेगी। अगर 10 रुपए का बोल के अगर आपका कस्टमर लेने के लिए रेडी है तो 10 रुपए बोलने में कोई खराबी नहीं।